दोस्तों, बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच चुका होगा। 69 बीपीएससी की घोषणा हो चुकी होगी और देश के होनहार युवक तैयारी में जुट चुके होंगे। तो अब सोचना किस बात का, ओजांग आईएएस एकेडमी जिन्होंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस में रैंक 1 हासिल कराई है और बेहतरीन शिक्षण तकनीक के लिए जाने जाते हैं, अपनी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा। 69 बीपीएससी की क्लासेस मात्र 5,999 में, सारे बेहतरीन टीचर, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास और ये सभी कुछ आपको आपके घर तक मिलेगी। तो अब दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और 69 बीपीएससी में सफलता का परचम लहरा सकते हैं देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा। जुड़िए बीपीएससी के साथ और ऑनलाइन कक्षाओं को एंजॉय करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजांग आईएएस। आज हम अपनी दूसरी लेक्चर पे आ चुके हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पोर्शन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी, कल 26 अप्रैल था, आज 27 अप्रैल है। 26 अप्रैल में की जो क्लास हुई थी उसमें आपको कैसा फीडबैक था जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज डिस्कस करते हैं 27 अप्रैल की क्लास में जो इंडियन एक्सप्रेस में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी उसको डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पोर्शन, ठीक है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लिखी जाती हैं और वो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पहला ये है चैलेंज इन पूंछ, जो अभी आपको पता है कि 20 अप्रैल को, पिछले 20 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर का पूंछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक टेरर अटैक हुआ था। उसके बारे में है कि पूंछ अटैक में क्यों हुआ था, यहीं पे क्यों हुआ था, ठीक है। दूसरा है कि वाई छत्तीसगढ़ वाई नाउ। अभी छत्तीसगढ़ में अभी कल ही की न्यूज़ थी कि छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसमें कि 10 हमारे वो सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। तो अभी क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में अभी क्यों हो रहा है और अब क्यों हो रहा है नक्सली हमला, इसको देखेंगे। तीसरा है एक वेयर इज द रिस्क ऑफ द राइजिंग हीट। अभी आपको पता है कि पूरे उत्तर भारत में और भारत के अधिकांश इलाकों में गर्मी का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो अभी एक नई स्टडी आई है, उसमें क्या कहती है स्टडी, उसको डिस्कस करना है। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता होगा कि अभी पिछले दो दिन बीत गया, 24 अप्रैल 2023 को, उस दिन 50 साल पूरे हुए थे केशवानंद भारती जजमेंट के, ठीक है। केशवानंद भारती जजमेंट क्या है उसके बारे में देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हमको इसमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है वो उनको बता दूं कि मेरी द हिंदू एडिटोरियल की क्लास चलती है सुबह 10:30 बजे ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे और ओजांग सर लाइव के यूट्यूब चैनल पे और ओजांग जीएस एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल पे सुबह 10:30 बजे। उसमें मैं एक केस स्टडी करवाता हूँ आप लोगों को। आईएएस और आईपीएस बनने के बाद किस तरीके की सिचुएशन देखनी है उसी तरीके की एक केस स्टडी करवाता हूँ, प्लस द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करवाता हूं, उसको डिटेल में करवाता हूं, प्री और मेंस का क्वेश्चन करवाता हूं। तो आप जरूर जुड़े, हमें आपका इंतजार रहेगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज है कि चैलेंज इन द पूंछ टेरर पुश इन जम्मू। अभी आपको पता है कि बीते 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के एक पूंछ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों हमला हुआ, ठीक है। अब इतने सालों बाद वहां पे क्यों हमला हुआ, जब क्या और ऐसा है क्या कि जो वहां के मिलिटेंट है वो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो अब कश्मीर के बजाय जम्मू को रख रहे हैं क्या। तो इसमें एक रिटायर्ड जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा थे एक, जो आपको पता होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस टाइम पे वो जम्मू कश्मीर के हेड थे आर्मी के, ठीक है। तो वो रिटायर्ड हो गए हैं। अब उन्होंने ही कुछ इस पे अपनी इनसाइट्स बताई है, उसको डिटेल में देखेंगे। ये हमारे लिए GS3 का जो पेपर है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, वहां से रिलेटेड है। वहां पे 1-2 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे कि यहाँ इस पॉइंट को आप यूज भी कर सकते हैं अपने मेंस आंसर में।
अब ये इनका हुड्डा जी का ये कहना है कि अभी जो पूंछ में ये हमला हुआ पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, वो सबसे पहले देख लेते हैं कहां पे है। ठीक है, ये देखिए आप, ये 20 तारीख का इमेजेस है, ऐसे हमले हुए। ठीक है, आर्मी कॉन्वॉय पे। अब ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर, ये जब पूरा जम्मू कश्मीर है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसको ये कहां पे है, ये पाकिस्तान के पास है अभी। ठीक है, ये है लेह लद्दाख, जो अब क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, और ये है कश्मीर पार्ट, ये है कश्मीर, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, डोडा, कारगिल, ये है कश्मीर। और ये है, ये पूरा, ये जो बडगाम के नीचे, पुंछ के नीचे, ये है पूरा जम्मू एरिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं JNK, जम्मू और कश्मीर। और जम्मू में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पूंछ। ठीक है, तो राजौरी और पूंछ। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो मिलिटेंसी यानी कि ये अलगाववाद स्टार्ट हुआ था कश्मीर में, वो 1990 में के आसपास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1990 में, जब 1990 से पहले ही स्टार्ट हो गया था, वो स्टार्ट हुआ था कश्मीर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कश्मीर में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे जब वहां पे भारतीय सेना का स्तर बढ़ने लगा, भारतीय सेना वहां पे पहुंच गई, तो वहां पे जो मिलिटेंट थे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल के स्टार्टिंग में पूंछ डिस्ट्रिक्ट में कर दिया, यानी कि जम्मू के रीजन में कर दिया। ठीक है, तो जब जम्मू के रीजन में कर दिया, तो जम्मू में वहां पे फिर आर्मी वहां पे भी आ गई, जम्मू के रीजन में आ गई। तो जम्मू के रीजन में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कि ऑपरेशन सर्प। ठीक है, ऑपरेशन सर्प स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन सर्प मतलब ये सांप। ठीक है, ऑपरेशन सर्प स्टार्ट हुआ इंडियन आर्मी का, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में रीजन में जो मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पे वहां पे एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं विलेज डिफेंस कमेटी। विलेज डिफेंस कमेटी। ठीक है, विलेज डिफेंस कमेटी। इसमें क्या था कि इसमें गांव के लोकल लोगों के माध्यम से एक ऐसी टीम बनाई जाती थी जो गांव के लोगों की सुरक्षा करे। उसमें गांव के बड़े, गांव के यंग पीपल और गांव के लोकल लोग उसमें शामिल होते थे। उनको क्या नाम, उनको हथियार की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको बेसिक ट्रेनिंग 2-3 महीने की कराई जाती थी, उनको कुछ पैसे भी दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि आप अपने गांव का सुरक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं वो लोकल लोगों से मिल जाते थे और लोकल लोगों की हेल्प से वहां पे आतंकवाद फैलाते थे। ठीक है, तो अब इस विलेज डिफेंस कमेटी में एक बहुत बड़ी ट्राइब का रोल प्ले था। उनका नाम था गुज्जर बकरवाल। गुज्जर बकरवाल, आपको पता है ये गुज्जर बकरवाल जो होते हैं ये घुमंतू ट्राइब बोले जाते हैं। घुमंतू का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे रुक जाते हैं, वहीं पे खाना पीना खाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरीके से ये घूमते रहते हैं। ठीक है, तो आपको दिखाता भी हूं कि ये होते हैं गुज्जर बकरवाल। देख रहे हैं ये गुज्जर बकरवाल अपनी भेड़ बकरियों को किस तरीके से, देखिए जहां पे गए वहां पे अपना खाना पीना स्थापित कर दिया। तो वहां पे जम्मू रीजन में ये गुज्जर बकरवाल बहुत बड़ी मात्रा में है। ठीक है, तो उस टाइम पे 90s के टाइम पे क्या हुआ था कि जो आर्मी ने ऑपरेशन सर्प स्टार्ट किया था, उसमें एक विलेज डिफेंस कमेटी बनाई थी। उसमें जो ये लोकल लोग हैं गुज्जर बकरवाल, उनका साथ लेके आगे बढ़े थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये जैसे कि ये लोकल लोग हैं, अगर कोई मान लीजिए आतंकवादी आता है तो ये पहचान लेंगे क्योंकि ये बाहर से आए, कहां से आए, क्या करने के लिए आए। तो उनकी मदद से जो वहां पे जम्मू रीजन में 1990 में पूरी तरीके से मिलिटेंसी समाप्त कर दी गई थी। लेकिन क्या हुआ कि अब पिछले कुछ टाइम से ये देखा जा रहा है, 2015 के बाद से ये देखा जा रहा है कि जब से इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कश्मीर में अपनी प्रेजेंस मौजूद की है, कि वहां पे ज्यादा आर्मी को तैनात किया है, तो अब वहां के जो मिलिटेंट हैं वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके जम्मू में आ रहे हैं। ठीक है, तो जम्मू में अभी आप पिछले 4-5 सालों में कई सारे अटैक्स हुए। ठीक है, जैसे 2021 में अटैक हुआ, उसमें 76 पर्सनल मारे गए थे, 5 सोल्जर मारे गए थे राजौरी में। 16 दिसंबर 2022 को हुआ, उसमें कई सारे लोग मारे गए। 1 जनवरी 2023 को हुआ, उसमें कई सारे लोग मारे गए। ठीक है, इसी तरीके से आप देख रहे हैं यानी कि जो जम्मू रीजन में मिलिटेंसी बढ़ जा रही है। तो अब ये जो हुड्डा साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा, उनका कहना है कि जम्मू रीजन में ही क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे का कारण कहते हैं। उसके पीछे का कारण ये कहते हैं कि जो एक तो जो लोकल पॉपुलेशन है वो अपने आप को थोड़ा सा अलाइन, मतलब कि थोड़ा सा इनजस्टिस, अन्याय हुआ ऐसा समझती है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गई, वहां पे पोलराइजेशन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब कि ध्रुवीकरण पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, कि उनका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा किया जा रहा है। जब से ये 2019 का स्टेटस हटाया गया है, वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं सुनी नहीं जा रही है लोकल लोगों की।
ठीक है। वहां पे जो पहाड़ी लोग हैं उनको अब शेड्यूल ट्राइब में डाला जा रहा है। गुज्जर बकरवाल का जो क्या नाम जो जगह थी उसको इंक्रोचमेंट बोल दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो गुज्जर बकरवाल हैं अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। तो इसी का वो करने के लिए वो कहीं ना कहीं जो उसमें उनके अंदर जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं वो मिलिटेंट्स को हेल्प कर रहा है कि आप यहाँ पे मतलब कि मिलिटेंट्स को कहीं ना कहीं किसी तरीके से हेल्प कर रहा है। वो जम्मू कश्मीर रीजन में अब आ रहे हैं, वहां पे ये अटैक हो रहा है, ठीक है। तो हुड्डा जी का ये कहना है कि अब इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो उनका ये कहना है कि समाप्त करने के लिए 2-3 स्ट्रेटजी हो सकती है। पहला तो वहां के लोगों को ये बताइए कि आपके साथ जो भी अन्याय हुआ वो अब आगे से नहीं होगा। ये जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स राजनीति चल पड़ी है उसको समाप्त कीजिए वहां पे, और वहां के लोगों को, लोकल लोगों को इन्वॉल्व कीजिए ये वहां पे मिलिटेंसी खत्म करने के लिए। और वो कहते हैं कि जैसे विलेज डिफेंस कमेटी एक बनाई गई थी 1990 के दौरान, उसको फिर से रिवाइव कीजिए, ठीक है। तो ये तो थी न्यूज, ये तो थी पूरी तरीके से न्यूज। इसमें क्या 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट थे आपकी आंतरिक सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज पे अब अगली न्यूज ये है वाई छत्तीसगढ़ एंड वाई नाउ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कल की न्यूज में बहुत सारा न्यूज था, ये बना था कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में वहां के नक्सलियों ने हमला किया है और 10 सीआरपीएफ के जवानों की शहीद मृत्यु हो चुकी, वो शहीद हो चुके हैं। आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा। तो अब ये बात आती है कि नक्सली हमले अब इतने दिनों बाद क्यों हो रहे हैं और केवल छत्तीसगढ़ में ही क्यों देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो नक्सलवाद है ये भारत के कई सारे, इसको बोला जाता है कि नाम नेपाल से लेके ये रेड कॉरिडोर इसको बोला जाता है, नेपाल से लेके महाराष्ट्र आंध्रा तक ये पूरे फैले हुए थे, ठीक है। नेपाल पूरा इनको बोला जाता है, यहां से लेके यहां तक फैले हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में ही क्यों अटैक होता है? छत्तीसगढ़ में इसके 1-1.5 साल पहले भी अटैक हुआ था और कहीं भी भारत के किसी और राज्य में देखने को क्यों नहीं मिलता है, उसका रीजन ये समझाते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि अब थोड़ा सा आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले कि आंकड़े देखते हैं कि अगर अब देखिए 2018 में ये जो माओवादी अटैक हुआ था कि 275 माओवादी अटैक हुए थे, ठीक है। 275 माओवादी अटैक हुए थे। उसमें से सिक्योरिटी पर्सनल कितने मारे गए? 55 मारे गए थे। 2019 में 182 अटैक हुआ था, उसमें से 22 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए थे। 2020 में 241 हुआ, उसमें 36 मारे गए थे। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो आंकड़ा है 2022 में बहुत कम था, 2021 में थोड़ा ज्यादा हुआ था, 2022 में और 2023 में अभी तक कोई भी उसमें आंकड़े ऐसे नहीं आए, ठीक है। तो अचानक से 2 साल बाद ही अटैक क्यों हो रहा है और इस महीने में क्यों हो रहा है, अप्रैल और मई जून के महीने में क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण समझते हैं। और छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है उसके पीछे का कारण समझते हैं। पहले समझते हैं कि अभी इसी टाइम पे इस महीने में क्यों हो रहा है, अप्रैल मई जून फरवरी इस महीने में ही ये नक्सलियों का हमला क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें एक कारण ये बताया गया है कि जो ये अटैक करते हैं उनका नाम है सीपीआई माओइस्ट। सीपीआई माओइस्ट वो कौन से होते हैं एक बार दिखाता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का मैप, देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का मैप है ये। यहां पे देख रहे होंगे दंतेवाड़ा, ये है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, दंतेवाड़ा, सुकमा, ठीक है, बस्तर, ये जो बीजापुर, ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है इसको बोलते हैं दंडकारण्य इलाका, दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य। यहाँ पे बहुत घने जंगल है, बहुत घने जंगल है। इसके आसपास यहाँ पे बगल में उड़ीसा, यहाँ पे बगल में तेलंगाना, यहाँ पे आंध्रा, ठीक है, ये इधर बगल में एमपी, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ को जो एरिया है, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं पूरी तरीके से नक्सलियों का इलाका। और ये है दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके का हमला हुआ। इस तरीके कैसे लोग हमला करते हैं, ये जो देखिए रोड जा रही थी, ये रोड जा रही थी। अब यहाँ पे रोड के बीच में क्या करते हैं, ये आईईडी लगा देते हैं, ठीक है। आईईडी जो क्या नाम एक्सप्लोसिव डिवाइस जो होती है, ठीक है, एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा देते हैं और वो उसको कहीं छुपा देते हैं, क्या नाम किसी घास के माध्यम से और किसी तरीके से छुपा देते हैं। तो जब कोई भी कन्वॉय जाता है किसी भी अपने सिपाहियों का, कोई भी जीप जाती है तो उसको उड़ा देते हैं, बगल में बैठे रहते हैं रिमोट से, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से ये हमला हुआ था। अब इसमें देखिए ये होते हैं सीपीआई माओइस्ट, ठीक है, माओइस्ट यानी कि जो नक्सली होते हैं उनकी एक पार्टी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। यानी कि जो माओइज्म में जो चाइना के जो पहले डिक्टेटर थे उनका नाम था माओ जेडुंग,
उनके उनमें उनकी फिलॉसफी में विश्वास करते हैं। उनका कहना था कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन, यानी कि जो शक्ति है वो गन की ताकत से मिलती है, ठीक है। उसी आइडियोलॉजी, उसी विचारधारा पे ये यहाँ की जो पार्टी है सीपीआई माओइस्ट उस पे आगे बढ़ती है। ये होता है इनका झंडा, ठीक है, ये देखते होंगे, ठीक है, नक्सल, ये होता है इनका झंडा। एक होती है वो होती है कुड़ाही, ये कड़ाही, वो इसको बोलते हैं क्या नाम, हथौड़ा, और इसको बोलते हैं हसिया, ठीक है। ये उनकी वो होती है सिंबल, और ऐसे इनके कैडर होते हैं, ठीक है। ये देखिए कैडर, ये लाल झंडा लेके चलते हैं। ये बोलते हैं जहां भी जाते हैं लाल सलाम, लाल सलाम। लाल सलाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाल जो झंडा है वो हमेशा बना ऊपर रहे, ठीक है। तो ये होती है सीपीआई माओइस्ट जिन्होंने अटैक किया था। अब समझते हैं कि ये अटैक हुआ क्यों, ठीक है। अब अटैक इसी टाइम पे क्यों हुआ? आपको पता है कि जो सीपीआई माओइस्ट है, इन्होंने एक स्ट्रेटजी लेके चलते हैं जिसका नाम है टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। एक इनकी स्ट्रेटजी है टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, TCOC, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। तो इस काउंटर के तहत ये क्या करते हैं, जब भी कोई भी सिक्योरिटी फोर्स इनके लोगों को कोई मारता है तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक जवाबी कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब जवाबी कार्रवाई करने के लिए इनके पास क्या होता है, एक टाइम फिक्स करते हैं। टाइम क्यों फिक्स करते हैं? कि मानसून से पहले का टाइम फिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये छत्तीसगढ़ है, जो भी इलाका है, यहाँ पे घने जंगल हैं। जब यहाँ पे बारिश आ जाती है तो यहाँ पे जो जितने नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से भर जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े घास उगाते हैं, तो वहाँ पे चलना और आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनकी जो स्ट्रेटजी रहती है कि ये मानसून से पहले भी जो भी काम करना है हमको मानसून से पहले करना है। इसीलिए जून के पहले ही कोई भी अगर स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो करते हैं। ज्यादातर जो अटैक देखे गए हैं कि ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इसी महीनों में देखे गए। इसी का कड़ी का था, इसी सीरीज का ये पोर्शन था कि अभी यहाँ पे अटैक हुआ, ठीक है। अब आप लोग ये अब क्वेश्चन आता होगा कि छत्तीसगढ़ में ही क्यों अटैक हुआ, बाकी सारे प्रदेशों में अटैक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसका बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे जो प्रदेश हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रदेशों में भी पहले नक्सलवाद का प्रभाव था। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव था। और ये क्या नाम, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। तो इन सारी प्रदेशों ने जब स्टार्टिंग में नक्सलवाद प्रभाव पड़ा तो जो केंद्र की एजेंसियां होती थी वो अपने आप से हिसाब से डील करती थी, ठीक है। अब केंद्र की एजेंसियों, जैसे मान लीजिए सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, तो इन सब सीआरपीएफ, आईटीबीपी में कहाँ के लोग होते हैं? ये अलग अलग देश के हिस्सों से लोग आए होते हैं। तो ये जब मान लीजिए कोई भी सीआरपीएफ का बंदा है, वो मान लीजिए हिमाचल प्रदेश से उसमें भर्ती हुआ है, जब उसको पोस्टिंग होगी मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की लोकल भाषा समझेगा नहीं। तो अब जो केंद्र एजेंसियां पहले क्या नाम इसी मामलों में ये फेल हो गई इनसे काउंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये नक्सलियों की लोकल भाषा समझ नहीं पाते थे। तो बाद में भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उन्होंने क्या किया, अपने अपने प्रदेशों में अपनी अपनी पुलिस बनाई जो इनसे लड़ सके। जैसे आंध्र प्रदेश ने एक बनाया ग्रे हाउंड्स, ठीक है। वैसे उड़ीसा ने बनाया, महाराष्ट्र ने अलग से एक बनाया है, क्या नाम, नक्सलवाद को लड़ने के लिए अलग से पुलिस बनाई है। उस पुलिस में क्या करते हैं ये लोग, वहां के लोकल लोगों को शामिल करते हैं। लोकल लोग शामिल करेंगे तो वहां की लोकल जो लैंग्वेज है, वो लोकल जो भाषा है वो जानेंगे। जब लोकल भाषा जानेंगे तो वो उनसे संवाद कर पाएंगे जो भी नक्सली होंगे, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी के माध्यम से आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, क्या नाम, इधर कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में, यहाँ पे इन लोगों को इन प्रदेशों को यहाँ पे सफलता मिली। वहां पे काफी हद तक नक्सलिज्म कम भी हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो प्रोग्राम था कि वहां की जो लोकल पुलिस बन सके, वो अभी कुछ ही पहले 5-6-7 साल पहले ही स्टार्ट हो पाया, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पे देखा जा रहा है कि आए दिन कुछ ना कुछ अटैक होते रहते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ने अभी रिसेंटली में एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बनाया है, एक नई फोर्स बनाई है जहां पे उन प्रदेशों के लोग ही शामिल होते हैं। सुकमा के, बस्तर के, दंतेवाड़ा के लोग ही उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इन तरीकों से ये छत्तीसगढ़ में हमला करते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ क्योंकि अभी वहां की नई फोर्स है, वो भी उसको क्या नाम काम करने में टाइम लग रहा है, तो इसी वजह से छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हो रहा है और इस टाइम पे हो रहा है। अब बात आती है क्या इसमें भारत सरकार किस तरीके से हेल्प कर रही है।
कि क्योंकि आपको पता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कानून और व्यवस्था, वो क्या नाम राज्यों का विषय होता है, लेकिन जो नक्सलवाद है ये क्या नाम पूरी तरीके से ये देशव्यापी समस्या है। इसीलिए जो भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है जो नक्सलियों को डील करता है, ठीक है। अब नक्सलियों को डील करने के लिए भारत सरकार की कई स्ट्रेटजी है, जैसे कि हर जगह मोबाइल टावर पहुंचाना। क्यों ऐसा करना? क्योंकि जो नक्सलियों का मेन आइडियोलॉजी है कि ऐसे लोगों को अपने साथ ले लेते हैं जो गरीब होते हैं, जो सरकार से वंचित होते हैं बहुत सारी स्कीम्स में, वो अपने लोगों को उनको अपने अपने उसमें कैंप में शामिल करते हैं। तो भारत सरकार की मेन स्ट्रेटजी रहती है कि जहां पे गरीबी है, जहां पे रोड नहीं पहुंची, अस्पताल नहीं पहुंचे, वहां पे रोड बनाई जाए, अस्पताल बनाई जाए, मोबाइल कनेक्टिविटी दी जाए, एकलव्य स्कूल वहां पे स्थापित किए जाए। एकलव्य स्कूल का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था कि एकलव्य स्कूल ऐसी जगह बनाए जाए, कई सारे स्कूल बनाए जाए, ठीक है। और एक स्ट्रेटजी भारत सरकार अपनाती है, वो क्या है? और एक भारत सरकार एक स्ट्रेटजी अपनाती है जिसको बोलते हैं समाधान, ठीक है, समाधान। एस से क्या होता है? स्मार्ट लीडरशिप। ए से होता है एग्रेसिव स्ट्रेटजी। एम से होता है मोटिवेशन और ट्रेनिंग, ठीक है। ए से होता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का भी सहारा मिलना चाहिए। डी से होता है डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई की परफॉर्मेंस, मतलब एक वेबसाइट बनानी चाहिए, उस पर कहां पे कितने कितने परफॉर्म किया, कितने नहीं, वो होना चाहिए, ठीक है। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एच से होता है टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एक्शन प्लान होना चाहिए, हर एक क्या नाम अपनी टुकड़ी के लिए अलग अलग एक्शन प्लान होना चाहिए। और नो एक्सेस फॉर फाइनेंसिंग, एन से मतलब नक्सलियों को ये जो हथियार, बड़े बड़े हथियार आईडी चलते हैं, इसका मतलब इनको कोई न कोई पैसा देता है तभी वो खरीद पाते हैं, तो इनके जो पैसे की जड़ है उसको खत्म करना है, तो इसको बोलते हैं समाधान स्ट्रेटजी, ठीक है, समाधान स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी पे ये लोग काम करते हैं, भारत सरकार की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसी के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है, फिर भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है या कुछ फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से ये बड़े हमले होते हैं, ठीक है। ये आपका जो ये था इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, उसमें एक नक्सलवाद एक टॉपिक है, वहां से डायरेक्ट रिलेटेड, ठीक है। अब तीसरे न्यूज पे चलते हैं। तीसरी न्यूज है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आपको पता है कि जो बीते 24 अप्रैल को केशवानंद भारती का 50 साल पूरे हो गए, केशवानंद भारती जजमेंट के, ठीक है। तो केशवानंद भारती जजमेंट जो था वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए हमारे जो जुडिशियल न्याय व्यवस्था है उसमें एक माइलस्टोन है, माइलस्टोन के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। और ये देखा जाता है कि जो सरकारों की बढ़ती हुई सत्ता है, जो अथॉरिटेरियन उनके पास गुरूर आ जाता है, उसको रोकने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे उसमें न्यायिक व्यवस्था में, न्यायिक प्रक्रिया में एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह जाना जाता है। तो अब समझते हैं कि केशवानंद, पहले देख लेते हैं कि केशवानंद भारती कौन थे, ठीक है। ये देखिए, ये है केशवानंद भारती, ये है केशवानंद भारती। ये क्या थे? ये एक वहां के मंदिर था केरला में, वहां के पुजारी थे, ठीक है, पुजारी थे। तो इन्होंने ही भारत एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट पे, जिसको बड़े उससे जाना जाता है केशवानंद भारती। इनकी पिछले साल ही डेथ हो गई है, ठीक है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पिछले साल नहीं आया था, लेकिन जो इस बार देने वाले होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो केशवानंद भारती को थोड़ा सा ट्रेस करते हैं। क्या है कि आपको पता है कि हमारे संविधान जब बना था, उस संविधान में यह लिखा गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत एक संवैधानिक, एक फंडामेंटल राइट दिया गया था, यानी कि मूल अधिकार के रूप में दिया गया था। तो लेकिन जब सरकारें बनी तो उनको सरकार बनाने के लिए रोड चाहिए, क्या नाम, रोड बनाने के लिए अस्पताल बनाने के लिए रोड चाहिए, ठीक है, और कोई भी काम करने के लिए रोड चाहिए, यानी कि जमीन चाहिए। तो जमीन क्या नाम सबके लिए क्या था उस समय? राइट टू प्रॉपर्टी था, मानवाधिकार, मूल अधिकार थे। तो अगर किसी से भारत सरकार किसी से जमीन लेती तो वो क्या करते? सब चले जाते कोर्ट में कि ये मेरा मूल अधिकार है, भारत सरकार हमसे छीन रही है। उसी कड़ी में क्या हुआ था, केशवानंद भारती ने एक मुकदमा कर दिया था, ठीक है। तो अब उसी को समझते हैं क्या है। सबसे पहले एक 1951 में एक केस आया था जिसको बोलते हैं शंकरी प्रसाद केस। इसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत पार्लियामेंट जो है वो किसी पार्ट को अमेंड कर सकती है, संशोधित कर सकती है, ठीक है। फिर आया था 1965 में सज्जन सिंह केस। उसमें भी इसी बात को दोहराया गया कि जो संसद है वो अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी अंग को, संविधान के किसी भी अंग को संशोधित कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आया 1967 केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, गोलकनाथ केस। उसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि जो अभी तक के दो जजमेंट आए हैं
उसमें ये बिल्कुल नहीं, इससे नहीं साबित होता कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को पूरे संविधान को संशोधित करने का अधिकार मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है, मूल अधिकार जो है, उनको संविधान संसद जो है वो संविधान से अलग नहीं कर सकती, यानी कि संशोधित नहीं कर सकती। तो गोलकनाथ केस ये आया था, ठीक है। तो आपको पता है उसके बाद 1967 के बाद हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी बहुत ब्रूट मेजोरिटी में, यानी कि बहुत बहुमत में उस समय आई थी, ठीक है। तो उनको अपने बहुत सारे प्रोग्राम लागू करने थे, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया गोलकनाथ केस में कि आप मूल अधिकारों को हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो उन्होंने क्या किया कि एक अमेंडमेंट लेके आई 1971 में, एक 24वां कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन अमेंडमेंट लेके आई। उन्होंने कहा कि अगर जो पार्लियामेंट जो कोई भी बदलाव करेगी संविधान में, वो किसी भी तरीके से क्या नाम उसका जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक उसका आलोचना नहीं की जा सकती, ठीक है, नहीं की जा सकती। उसके बाद 25वां संविधान संशोधन लेके आए, उसमें क्या नाम राइट टू प्रॉपर्टी जो थी, वो जमीन का अधिकार, उसको हटा दिया उन्होंने, ठीक है। और उसमें कई सारे आर्टिकल जैसे आर्टिकल 39A 39B उसको प्राइमेसी दी थी। प्राइमेसी मतलब उसको प्राथमिकता दी थी किसके, राइट टू आर्टिकल 14 यानी कि इक्वलिटी का अधिकार, राइट टू 16 राइट टू आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14, इसके ऊपर आर्टिकल 39 को रखा गया था, ठीक है। ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इसी को बदलने के लिए 1973 में एक जजमेंट आया कि जो भी 25वां संविधान संशोधन हुआ है, 24वां संशोधन हुआ है, उसको बदलने के लिए एक जजमेंट आया। उसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी संशोधन ये हमारे संसद करती है, तो उसकी न्यायिक जांच करने का अधिकार हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर है, तब तक है जब तक कि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ना हटाया जाए, ठीक है। अब उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन यानी कि परिभाषित नहीं किया था, ठीक है। ये बाद में कई सारे जजमेंट में परिभाषित किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या है, यानी, ठीक है। तो 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट हुआ, वो तभी से ये बहुत फेमस है। 24 अप्रैल 1973 में ये जजमेंट आया था, ठीक है। ये 9 जजों की पीठ थी, उसमें मेजॉरिटी जजमेंट आया हुआ था कि केशवानंद भारती केस ये था, ठीक है। अब उसके बाद में कई सारे केस हुए, जैसे मिनर्वा मिल केस 1980, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो ये था पूरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अभी उसके 50 साल पूरे हुए हैं। पिछले साल केशवानंद भारती जी की डेथ हुई थी, तब 2022 में यूपीएससी ने पूछा नहीं था। इस बार 2023 में यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है यूपीएससी की राइट शॉर्ट कमेंट फॉर क्या नाम इसके लिए, केशवानंद भारती जजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये तो थी, ये आज की उसमें इसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आज इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई थी। मैंने इसको डिटेल में समझा दिया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, आपको न्यूज कैसी लगी जरूर बताइएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया वो बताइएगा। और क्या नाम हिंदू एडिटोरियल की क्लास जरूर देखने आइएगा, ओजांग सर लाइव, ओजांग जीएस एनसीईआरटी के चैनल पे सुबह 10:30 बजे, ठीक है। जिन लोगों ने करंट अफेयर मेरा बैच नहीं ज्वाइन किया, प्लीज ज्वाइन करें। वो 199 रुपए में है, वो उसमें ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। उसमें मैं क्या करता हूँ, डेली जो द हिंदू का न्यूज़पेपर आता है, उसमें से जो मेन न्यूज रहती है उसको मैं डिटेल में कवर करता हूँ, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, प्रीलिम्स के क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट, बहुमूल्य कमेंट जो होंगे प्लीज बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।